डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का जो एंड गेम है वो है जितने ऑफ चेन एसेट्स हैं, जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, लाइक स्टॉक्स हैं, गोल्ड है, बॉन्ड है, उन एसेट्स को ऑन चेन लेके आना इन टोकनाइज फॉर्म और इजीली एक्सेसिबल करवाना फॉर द इंटायर वर्ल्ड। मतलब जो भी अलग अलग कंट्री है और जो भी अलग अलग इस तरह के लैंडिंग बोरोइंग होती है ट्रेडिशनल फाइनेंस में, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना और सबके लिए ओपन अप करना, ताकि जिसको फंडिंग की जरूरत है उसको फंडिंग मिले और जिसको अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट चाहिए ऑन देयर लेंडिंग वो मिले। और जो ये मिडिल मैन है, जो बैंक्स हैं, एक्चुअली दे आर मिल्किंग द प्रॉफिट। ये जितना बैंकिंग का बिजनेस है टोटली लैंडिंग और एंड बोरोइंग पे बेस्ड है और वो फैट कमीशन लेते हैं और उस कमीशन से ये जो लैंडिंग कंपनीज है, जो बड़े बड़े बैंक्स है, उनका मार्केट कैप मतलब 400-500 बिलियन, उससे भी ज्यादा अगर बड़े बड़े बैंक्स की बात करें तो डीफाई का यही एंड गेम है जिसका नाम है रियल वर्ल्ड एसेट नैरेटिव, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। तो आज इसी नैरेटिव पे बात होगी और इसके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त जेम जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और हमेशा की डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च और इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की होता है, सो प्लीज इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, RWA के अंदर आज कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। अपना वाइनगीको पे जब जाओगे कैटेगरी पे तो मेकर ने 7 डेज में ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न दिया है, सेंटरफ्यूज 40%, मेपल है, मेपल भी लो से काफी अच्छा जो है वो रिटर्न दे के गया है और गोल्ड फिंच भी आज पंप हो रहा है। तो आने वाले टाइम में बहुत लोगों का ये मानना है जो अगला साइकिल होगा उसमें RWA नैरेटिव भी हॉट हो सकता है। और इस वाले बास्केट में अगर हम केयरफुली कुछ रिसर्च करें तो अगर चीजें एज पर प्लान जाती है तो 50 to 100x निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मार्च में मैंने RWA के बारे में ट्वीट भी किया था। मैंने 2-3 जेम्स को कवर किया था जहां पे मेपल था, सेंट्रीफ्यूज था और गोल्ड फिंच था। यहाँ पे these coins have huge potential in RWA. Once RWA narrative goes in hot in next bull run, बहुत। और ये गोल्ड फिंच के बारे में मैंने वैल्यूएशन भी बताया था, 35 मिलियन प्राइवेट इन्वेस्टर से रेज किया है गोल्ड फिंच ने। उस टाइम 70 मिलियन का FDV था और इसने जो लो बनाया वो 30 मिलियन के आसपास का बनाया, जो अभी रिसेंटली लो लगा है 30 सेंट के आसपास गोल्ड फिंच का। और वहां से 50% ऑलरेडी अप है, यानी कि 45-48% का फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन। अगेन वो बहुत ही जबरदस्त है, मतलब 50 मिलियन का नीचे है, एक स्वीट स्पॉट है जहां पे आप एक मल्टीप्लायर बहुत बड़ा देख सकते हो। तो आज का जो वीडियो है, देखो मेपल सेंट्रीफ्यूज पे भी मैं आऊंगा, लेकिन आज मैं एक स्मॉल कैप और यू कैन से माइक्रो कैप जिसका नाम है गोल्ड फिंच, उसके बारे में बात करूंगा कि कंपनी क्या कर रही है और इसका क्या भविष्य हो सकता है। अगेन गाइज, जो ये सेक्टर है ये काफी ज्यादा इसके अपने चैलेंजेस हैं। सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो ये है रेगुलेटरी हर्डल, कि रेगुलेशन को कैसे ये लोग टैकल करते हैं और कैसे गवर्नमेंट के साथ इनकी सिनर्जीज बनेगी। ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है, तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें जो है इनटैंजिबल टैंजिबल एसेट्स जो है वो इन्वॉल्व है। इसमें गोल्ड टोकनाइजेशन इन्वॉल्व है, बॉन्ड इन्वॉल्व है, कार्बन ऑफसेटिंग का टोकनाइजेशन, यानी कि रियल वर्ल्ड के जो एसेट्स हैं वो इन्वॉल्व है। तो कैसे गवर्नमेंट के साथ और अलग अलग कंट्री में कैसे ये मतलब अपना बिजनेस मॉडल फॉलो करते हैं और कैसे चलाते हैं, ये एक सवाल है, दैट वी हैव टू सी। तो गोल्ड फिंच जो है जैसा कि मैंने बताया, इसने 25 मिलियन एक बार रेज किया है, 11 मिलियन एक बार रेज किया है। तो 35 मिलियन अगर कोई कंपनी रेज करती है तो वैल्यूएशन ऐसा नहीं कि 35 मिलियन, अगर कोई भी आप राउंड देखते हो या प्राइवेट फंडिंग होती है तो 5x 10x जो है वो वैल्यूएशन एटलीस्ट 4 to 5x का ऊपर का वैल्यूएशन पे जो है वो कंपनी फंड रेज करती है। अगर 35 मिलियन फंड रेज किया होगा तो आई डोंट हैव दैट नंबर कि कितने पे इन्होंने रेज किया, बट अगर एज पर मैं बहुत ही मिनिमम कैलकुलेशन करूं एज पर द इंडस्ट्री तो कम से कम 100-150 मिलियन पे इन्होंने फंड रेज किया है प्राइवेट इन्वेस्टर से, और वो लोग भी अभी अंडर वाटर है, यानी कि 47 मिलियन का वैल्यूएशन। तो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूएशन में कोई यहाँ पे दिक्कत नजर नहीं आ रही है, बहुत चीप है गोल्ड फिंच। अगर ये नैरेटिव टेक ऑफ करता है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि इसमें प्रॉफिट तगड़ा बन सकता है। अगेन देयर इज इफ।
तो फ्रेंड्स, जो गोल्ड फिंच है वो एक प्राइवेट क्रेडिट लाइन ऑफर करता है। ये ग्लोबल क्रेडिट लाइन के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। अगर मैं इनका वेबसाइट खोलूं, एक्सपीरियंस प्राइवेट क्रेडिट ऑन चेन, Goldfinch is revolutionizing the 1 trillion plus global private debt market by connecting USDC investors to proven off-chain credit funds and fintechs. So basically जो $1 trillion प्लस की इंडस्ट्री है उसको ये जो फिनटेक इंडस्ट्री है, बेसिकली जितने भी फिनटेक कंपनीज हैं, जो छोटे छोटे फाइनेंस कंपनी है जो माइक्रो लोन्स या इस तरह के लो टिकट साइज लोन प्रोवाइड करते हैं, उनको ये कहीं ना कहीं ये होलसेलर है। मतलब ये उनको लोन प्रोवाइड करते हैं अलग अलग कंट्री में, और वो क्या करते हैं, अलग अलग चीजों के लिए छोटे छोटे लोन्स देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, इंडिया में एक होम क्रेडिट करके एक छोटा माइक्रो फाइनेंस लोन सर्विस प्रोवाइडर है। अगर आपको फोन लेना है या कोई अप्लायंसेस लेना है या आपको 2 व्हीलर लेना है तो आप होम क्रेडिट से लोन ले सकते हो। तो ऐसे ही ये जो फिनटेक है या जो स्मॉल माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उनको ये एक्सेस दे रहे हैं क्रिप्टो का। क्रिप्टो के थ्रू ये जितनी भी कंपनीज है ये लोन लेती है गोल्डफिंच से। इनका टाई अप भी है, आई थिंक 20 कंट्री से ज्यादा में इन्होंने लोन इशू किया है, और 100 मिलियन का ऑलरेडी इनका लोन बुक है, और अभी तक कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है। तो अभी डीफाई में जो चैलेंजेस हैं, देखो वो चैलेंज एक सबसे बड़ा है ओवर कोलेटरलाइजेशन का। यानी कि आपको 100 रुपए का अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन चेन कोलेटरलाइजेशन करना होता है। यानी कि आपको 100 रुपए लेना तो 200 रुपए का आपको जो है लॉक करना होता है। आवे हो गया, चाहे कंपाउंड हो गया, चाहे इस तरह के और भी एप्लीकेशन है। लेकिन अगर किसी के पास ऑलरेडी 200 रुपए हैं तो क्यों वो 100 रुपए लेगा? अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करूं, देखो क्रिप्टो एक अलग दुनिया है। क्रिप्टो में क्या है, लोग सोचते हैं कि इसको मैं लॉक कर दूं, अपना एसेट ना बेचूं, और जब वो एसेट पंप कर जाए तो वहां से मैं रिकवरी ले। तो ये सारी चीजें तो क्रिप्टो वर्ल्ड की है। लेकिन रियल वर्ल्ड में कोई जेन्युइन बंदा है, उसको मतलब पैसे की दरकार है, तो वो कहीं ना कहीं इन प्लेटफॉर्म को रीच आउट करता है। बजाज फाइनेंस है, चाहे होम क्रेडिट है, चाहे बैंक्स को जाता है, और वहां से वो उनका क्रेडिट हिस्ट्री, सिबिल स्कोर और अलग अलग उनके पैरामीटर्स होते हैं, उनका सैलरी स्लिप, उनका बैंक स्टेटमेंट, वेरिफिकेशन, सो देयर आर डजन्स ऑफ पैरामीटर्स। उसके बाद उस बंदे को जो है वो लोन मिलता है। तो जो डीफाई में अभी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये मिसिंग लिंक है जो कि डीफाई को बड़ा मुश्किल बनाता है फॉर द नॉर्मल पीपल। तो ये मिसिंग लिंक को, कहीं ना कहीं इस गैप को ट्रेडफाई और डीफाई को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। इसके लिए इनके अपने अलग पैरामीटर्स हैं। ये इनका जो टाई अप होता है, ये फिनटेक और जो लेंडिंग कंपनीज हैं अलग अलग कंट्री में, तो उनके अपने पैरामीटर्स होते हैं। मैं इनका एक ट्वीट देख रहा था जहां पे इन्होंने लिखा है, ये नवंबर 2022 का ट्वीट है, यानी कि ऑलमोस्ट काफी टाइम हो गया, 7-8 महीने तो हो ही गए, तो यानी कि ऑलमोस्ट काफी टाइम पहले का है। तो 6 महीने उससे पहले का ये कोट कर रहे हैं, यानी कि 1 साल पहले का समझ लो ये ट्वीट है। 6 months later, this still rings true. Borrowers are fintechs, plus credit funds driving off-chain growth worldwide. Pools are fully collateralized off-chain by real-world assets and income built for long-term sustainable yields that won't disappear with crypto market volatility. तो इनका मानना, मतलब कहना यह है कि 1 साल से ये ऑपरेशनल है, फुल्ली कोलेटरलाइज इनका ऑफ चेन जो है वो लोन है। जो भी कंपनी को लोन देते हैं उसके बदले में ये क्रेडिट लाइन या कुछ रियल वर्ल्ड एसेट का जो है वो कोलेटरल रखते हैं। अब ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल वैरी करता है अलग अलग कंट्री और अलग अलग कंपनी में, ये आपको जाके माइक्रो लेवल पे डीपली देखना है। तो इस तरीके से ये सिक्योर करते हैं कि मेरा लोन जो है वो डिफॉल्ट ना हो। अगर मैं इसके बिजनेस मॉडल की बात करूं, इसका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, तो बेसिकली इसके जो है गोल्डफिंच प्रोटोकॉल हैज 3 की रोल्स। इनके 3 की रोल हैं, इन्वेस्टर्स, बोरोवर्स एंड ऑडिटर्स। तो इसके अंदर मैं देख रहा था जो मेन अपना जो है, जो बोरोवर्स हैं, जो अलग अलग फिनटेक कंपनीज अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग बिजनेसेस हैं, स्मॉल साइज बिजनेसेस को मेनली डील करते हैं, तो वहां पे ये जो है वो बोरो करते हैं। ये जितने भी बोरोवर्स हैं इनको ये पूल देते हैं जो यूएसडीसी जिसमें होता है, और यूएसडीसी अलग अलग पैरामीटर्स पे उनको पूरा असेस किया जाता है एंड देन दे गेट यूएसडीसी। तो इसमें बेसिकली दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जो मतलब इंटरेस्ट लेते हैं अपना यूएसडीसी प्रोवाइड करने के बाद। एक तो होता है बैकर्स और एक होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। जो बैकर्स होते हैं बेसिकली ये जूनियर ट्रांच का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है।
जूनियर ट्रांच वो होता है जो थोड़ा रिस्की ट्रांच होता है और उसको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है, यानी कि उस पूल में अगर जो जूनियर ट्रांच है, जो बैकर्स का पूल है, वहां पे आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। जैसे नॉर्मली क्या है, जो सीनियर ट्रांच है उसमें 7-8% का इंटरेस्ट मिला, अगेन वो भी बहुत ज्यादा है। अगर आप यूएस और जापान में आप जाओ जहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, वहां पे आपको 7-8% का यील्ड नहीं है। जो हालांकि इंडिया में 7-8%, 6-7% एफडी में मिल जाता है, या आप बैंक में भी रखते हो तो, बट जो डेवलप्ड कंट्रीज वहां पे 1-2% का ही यील्ड है, तो उनके लिए भी बहुत अट्रैक्टिव है ये प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे बैकर्स जो है वो थोड़ा रिस्की पूल होता है, जहां पे डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं। हालांकि अभी एक भी लोन इनका डिफॉल्ट नहीं हुआ है, बट स्टिल। और जो एलपीज होते हैं वो सीनियर ट्रांच होते हैं, तो ये ऑप्टिमाइज फॉर डिवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी। दे सप्लाई सेकेंड लॉस कैपिटल टू द सीनियर पूल विच ऑटोमेटिकली एलोकेट्स इट्स फंड टू अक्रॉस ऑल बोरोवर्स पूल अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट्स ऑफ बैकर। सो बेसिकली अगर आप इस पूल में अपना यूएसडीसी डालते हो, जो एलपी का पूल है, जो सीनियर ट्रांच का है, तो ये पूरा का पूरा डिवर्सिफाई करते हैं इनके पूरे प्लेटफॉर्म पे जितने भी अलग अलग टाइप के लोन है, और जो सेफ है काफी। तो यहाँ पे क्या है, आपको रिस्क नहीं होता है सीनियर ट्रांच में, और रिटर्न भी कम मिलता है। ऑडिटर्स जो होते हैं वो टू अप्रूव बोरोवर्स, वो अपना पूरा जो चेक्स है वो सारा करते हैं। देयर आर पीपल अप्रूवर्स एंड दे कैन प्रपोज ए बोरोवर पूल टू बैकर्स। बैकर्स को वो फिर पूल को पूरा एनालाइज करने के बाद वो प्रपोज करते हैं, एंड देन जो है वो लोन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। सो बेसिकली ये है इनका बिजनेस मॉडल। और इसके अंदर मैं देख रहा था कि इनका जो रेवेन्यू है वो भी अभी 100 मिलियन का ये हर महीने रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहे हैं। इनका जो मेन आता है वो विड्रॉल फीस से आता है, और 10% ये चार्ज करते हैं, यानी कि जितना भी इंटरेस्ट जो है कंपनी पे करती है उसका 10% ये अपने डाउ ट्रेजरी में रखते हैं। तो ये इनका मोटा मोटा बिजनेस मॉडल है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका एक्टिव जो लोन बुक है 101 मिलियन का है, रीपे अभी तक 26 मिलियन जो है वो हो चुका है। और ये अलग अलग आप देख सकते हो, ये बोरोवर्स हैं, जहां पे ये कुछ क्लोज्ड वाले भी हैं, मतलब पहले खत्म हो गया है, फुल्ली रीपेड आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ अभी जो है ओपन है पोजीशन, यहाँ पे देखो फुल्ली रीपेड। जब आप इन पे क्लिक करोगे तो यूल गेट कंप्लीट डिटेल्स कि ये इनका रीपेमेंट शेड्यूल क्या है। ये जो है फैज एक कंपनी है साउथ ईस्ट एशिया की, जो एसएमई लोन्स प्रोवाइड करती है। अगेन स्मॉल साइज का इनका मेनली वो है, और छोटे छोटे टिकट्स में करते हैं जहां पे रिस्क कम हो। आप एक ही बंदे को बहुत ज्यादा लोन देते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको इंडिया में केस बताऊं तो आईसीआईसी बैंक ने अपना जो एक कंपनी है, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, हाँ जेपी को बहुत बड़ा लोन दिया था। इसके लिए डिफॉल्ट भी और काफी ज्यादा जो है इसके बुक पे नेगेटिव इंपैक्ट आया था आईसीआईसीआई के, जो प्रॉब्लमेटिक था। लेकिन एचडीएफसी की हम बात करें तो उसका लोन बुक बहुत हेल्दी, क्योंकि छोटे छोटे साइज के लोन देता है और इंडिविजुअल्स को लोन देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा का पूरा डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और सारी चीजें मेरे को कवर करनी होती है। तो यहाँ पे मिसिंग लिंक की बात जो मैंने आपको बताया, फिजिकल एसेट टोकनाइजेशन का ये गेम है, और इसको ऑन चेन लेके आना है ताकि पूरा वर्ल्ड जो है वो ओपन अप हो सके और सबको इसमें पार्ट लेने का जो है मौका मिले। ये आरडब्ल्यू नैरेटिव का कहीं ना कहीं मोटिव है। और मैं अगर बात करूं ऐसी जो कंपनीज हैं, अगर मैं इंडिया की एक कंपनी लूं बजाज फाइनेंस, जो कि लोन सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसका मार्केट कैप 57 बिलियन है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह का पोटेंशियल है। मतलब बजाज फाइनेंस और इस तरह की जो कंपनीज हैं, इनके अंदर क्या है, जो कॉस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का, जो केपेक्स है, वो बहुत ज्यादा लगता है। क्योंकि इसके अंदर, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी डीपिन की जब बात कर रहा था, तो अभी ब्लॉकचेन क्या करता है कि जो मैन पावर है उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। बहुत लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑन चेन हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो मिडिल मैन है उसको भी हटाता है। तो ये मतलब एक टेक्नोलॉजी है जो कहीं ना कहीं दे रिमूविंग मिडिल मैन, और जो केपेक्स है, जो एक्सपेंडिचर है, उसको भी रिड्यूस करता है। और जो बैंक कमीशन लेते हैं वो भी जो है हम जैसे इंडिविजुअल्स को मिलता है, जो यूएसडीसी प्रोवाइड कर रहा है प्लेटफॉर्म पे। तो कहीं ना कहीं ये एंड गेम है ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का, ताकि रियल वर्ल्ड को कनेक्ट कर सके। तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे चीजें जो कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड की तरफ मूव कर रही है। इसका अगर मैं टोकन मैट्रिक्स की बात करूं, इसका टोकनॉमिक्स में देख रहा था, तो देखो इसमें क्या है, ये एक गवर्नेंस टोकन है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसका यूसेज है, क्योंकि यहाँ पे जो अप्रूवर्स हैं, जो लोन को अप्रूव करते हैं, और इस तरह के और भी जो चीजें हैं जो कि बहुत क्रिटिकल है प्लेटफॉर्म के लिए, उसमें जीएफआई का यूज है। बट हाँ,
फुल यूटिलिटी टोकन नहीं है, जैसे पॉकेट नेटवर्क है, चाहे और मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अपना मार्लिन पॉन्ड है, चाहे इस तरह के जो टोकन है, क्रस्ट जो मैंने कवर किया था, आकाश है, फाइल कॉइन है, ये फुल यूटिलिटी टोकन है। ये पूरे टेक्नोलॉजी स्टैक्स प्रोवाइड करते हैं और पूरा का पूरा इनका जो मॉडल है वो टोकन जो है वो केंद्र में है इसके, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नेंस मॉडल है। बट अगेन अगर कंपनी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है, जैसा कि मैंने बोला कि अगर गवर्नेंस में भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बट आई वुड कंसिडर 10-20% जिसका मतलब हेल्दी बिजनेस मॉडल, जैसे यूनिस्वैप है, चाहे आवे है, तो इस तरह ये ग्रो कर रहे हैं बहुत ज्यादा, इनके पास पैसा, इनकी ट्रेजरी है, तो वहां पे गवर्नेंस टोकन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिसीजंस लेने होते हैं वोटिंग के थ्रू, जो कि टोकन इसमें रोल प्ले करता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली इनका जो टोटल सप्लाई है गोल्डफिंच का वो है 114 मिलियन, जो कि अभी के लिए फिक्स है। आगे 3 साल बाद ये डिसाइड करेंगे कि अगर किसी तरीके का इन्फ्लेशन इंट्रोड्यूस करना है, वो भी अगर होगा तो आई थिंक वो 5-10% का जो नॉर्मल इन्फ्लेशन होता है वो होगा। तो 114 मिलियन का है टोटल। इनिशियल 3 इयर्स का इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स जो सीनियर ट्रांच के प्रोवाइडर्स हैं, जो कि मैंने बोला सेफ है, वहां पे 7% आपको 7-8%, और ये बहुत ही अच्छा सेफ यील्ड मिलता है। अगर आप कंपेयर करो डीफाई में, तो बुल रन में 100% का एपीआर चला जाता है, और अभी आप देखो तो सिंगल डिजिट एपीआर है, तो ये बहुत अच्छा है। बैकर्स जो है बेसिकली जो जूनियर ट्रांच वाले थोड़े जो रिस्क लेते हैं, उनको 8% टोकन ये दे रहे हैं। तो आप अगर यूएसडीसी यहाँ पे डालते हो तो आपको यील्ड तो मिलेगा, साथ में जीएफआई भी मिलेगा। आप इसको एक्सप्लोर जरूर करना। हालांकि इसमें केवाईसी है, प्रॉपर आपको एनएफटी यूआईडी जनरेट करना है, ताकि कल को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फुल्ली अपने आप को सेल्फ रेगुलेट और कंप्लायंट करके चलना चाहते हैं। तो ये इनका देखो बहुत कुछ नहीं है। ये अपना टोकन आप एलोकेशन मेनली ये जो है 16% और 8%, 24% तो दे रहे हैं जो लोन सप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप और हम जैसे लोग जो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि लोगों को लोन मिल सके। ट्रेजरी में ये 15% इन्होंने रखा है। अर्ली सपोर्टर 21 और फ्यूचर टीम यानी कि मोटा मोटा 28 और 20, 48% जो है ये अपने बंदों के पास है अर्ली सपोर्टर। आजकल देखो हर प्रोजेक्ट लालची है और 30, 40, 50% लेके चले जाते हैं, और ये काम मैटिक ने भी किया था 2018 में, जब मैंने इस पे वीडियो बनाया था और अपने चैनल में भी बताया था कि 50% के आसपास जो है मैटिक के पास टीम का जो है टोकन है। तो दैट आई डोंट लाइक कि अगर 25-30% ज्यादा कोई टीम अगर टोकन ले रही है। हालांकि देखा जाए तो फ्यूचर टीम 28 है, बट अर्ली सपोर्टर इन्हीं के बंदे हो सकते हैं, बट स्टिल आई थिंक थोड़ा सा लिटिल ऑन हायर साइड है। बट हाँ, हम ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन बड़ा अट्रैक्टिव है। देखो सारा गेम है फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन का, कौन कितना क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। 35 मिलियन उन्होंने उठाया है और कंपनी है वो पूरी की पूरी 47 मिलियन की है। तो वैल्यूएशन जो है, अगर ये नैरेटिव टेक ऑफ करता है और ये सब चीज एज पर प्लान जाती है, तो यहाँ पे रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है और अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल फाइनेंस कंपनी है वो मल्टी बिलियंस की है। अगर हम यहाँ से 100x की बात करें तो 50 मिलियन का फुल्ली डाइल्यूटेड 5 बिलियन होता है, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 50x की बात करें तो 2-2.5 बिलियन होता है, जो कि जा सकता है अगर नया नैरेटिव का किसी तरह का हाइप जो है वो अगर क्रिएट हो तो। ये मिसारी का एक रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ गोल्डफिंच। तो इन्होंने की जो हाइलाइट्स है वो ये बताया है, ये पिछले साल का है, एंड का, अभी इस साल का नहीं है। ये ऑलमोस्ट 162% का ईयर ऑन ईयर इनका जो है वो ग्रोथ है, यानी कि हर साल कंपनी 3 गुना बढ़ रही है, नई कंपनी है, विदाउट एनी लोन डिफॉल्ट सिंस इट्स इंसेप्शन। यानी कि 1 साल उधर और अगर इधर मैं ले लूं 1.5 साल तो हो गया ऑपरेशनल हुए, 1.5 साल में कोई लोन डिफॉल्ट नहीं हुआ है, जो कि कमेंडेबल है। The composition of loans by sector was skewed towards credit funds that on lend broadly in fintech, representing 95% of the portfolio by year। वही जैसे मैंने बोला कि ये जो अदर लोन प्रोवाइडर्स हैं, जो फिनटेक कंपनीज हैं, उनको ये पैसा देते हैं, तो 95% उनको ही जाता है। ये पूरा का पूरा इनका नंबर है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हर क्वार्टर का कितना इनको इंटरेस्ट मिला। 100 मिलियन पर मंथ का मैं कहीं देख रहा था इसके वेबसाइट पे, जो कि ये अर्न कर रहे हैं इन फीस। यहाँ पे क्विकली मैं अगर ओपन करूं, यहाँ पे आप देखो फीस जो है 30 डेज में 8 लाख का इन्होंने अर्न किया है। जो इनका ऑन एन एवरेज है वो 1 लाख के आसपास है, क्योंकि इनका फीस जो है हाँ यहाँ पे आ गया। एनुअलाइज जो ये अर्न कर रहे हैं 10 मिलियन के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर 10 मिलियन का भी हम फीस ले अर्निंग इनकी, अब ये डेटा कितना करेक्ट है वो देखना पड़ेगा, बट अगर इसको मैं कंसिडर करूं तो
कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये चीपली अवेलेबल है। और मैं कहीं देख रहा था 100 मिलियन तो ये हर महीने फीस में बना ही रहे, वेबसाइट पे ही था, मेरे को उसमें अंदर नेविगेट थोड़ा टाइम लग रहा है, कहीं था इसमें, आई थिंक आई हैव टू कनेक्ट द वॉलेट। तो 1 लाख डॉलर हर महीने जो है कंपनी अर्न कर रही है इंटरेस्ट में। तो ये एक जेम है एसेट नैरेटिव के अंदर, और कहीं ना कहीं 50 मिलियन का जो स्पॉट है वो बहुत अच्छा है, और यहाँ पे रिटर्न के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप एलोकेशन वाला रूल फॉलो कर सकते हो, जो कि मैं अपने प्राइवेट ग्रुप में डिस्कशन करता हूँ कि कैसे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट लेना है, सीड निकालना है, प्रॉफिट निकालते, रोज ये सब बातें होती है। तो अगर आप इंटरेक्ट करना चाहते हो और एक पूरा का पूरा प्लान चाहते हो कि कैसे आगे हमें नेविगेट करना है इस बुल रन में, तो आई वुड कंसिडर ज्वाइनिंग द प्राइवेट ग्रुप। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, आई थिंक आई एम डन फॉर द डे।